स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रदूषण वाला टॉपिक चल रहा है, अपने वायु प्रदूषण देख रहे थे, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव ये देख रहे थे। इसमें हमने काफी कुछ देख लिया था। इसमें हमने ये देख लिया था कि जो वायु प्रदूषण हुआ उसके अंदर सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो जो मेन पॉइंट था प्राकृतिक असंतुलन, हम उसे जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि प्राकृतिक असंतुलन किस तरीके का होगा। उस प्राकृतिक असंतुलन में हमने ये पढ़ लिया था कि जो गैसों की मात्रा, जो वायुमंडल में गैसों की मात्रा, या वही लिखो, अंडरस्टूड है कैसे किसमें वायुमंडल में, फिर भी चलो लिखो, वायुमंडल में जो गैसें हैं, गैसों की मात्रा कैसी हो जाएगी, एन। वायुमंडल में गैसों की मात्रा कैसी हो जाएगी, अलग। दूसरा, वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता हो जाएगी। वैश्विक उष्णता क्या है, विश्व के ताप के अंदर वृद्धि, किसके कारण, CH4, CO2 इत्यादि के कारण ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये डिस्कशन कर रहे हैं वैश्विक उष्णता के अंदर। अब उस वैश्विक उष्णता के क्या दुष्प्रभाव हुए, उसमें क्या था, कहीं पे क्या हो रही थी, बारिश आ रही थी बहुत ज्यादा, और बारिश का कारण क्या था, जो ग्लेशियर है उनकी जो बर्फ थी वो क्या थी, पिघल रही थी। पर्वतों के ऊपर थे जो ग्लेशियर्स थे, पर्वतों की बर्फ पिघल रही थी, अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे थे, जिसके कारण क्या था, नदियां और जो सागर हैं, महासागर हैं, उनके जल के अंदर क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। अब इस बढ़ोतरी के कारण क्या हो रही थी, नदियों की बाढ़ आ रही थी, ठीक है। और वैश्विक उष्णता का एक दुष्प्रभाव क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। सूखा कैसे पड़ेगा कि जो ताप है, जो बहुत ज्यादा ताप के अंदर वृद्धि हो रही है, उससे क्या होगा, नदियों, तालाबों, झीलों जो स्तर है उनसे जल जो है वो बहुत ज्यादा वाष्पीकृत होगा और बरसात कम हो रही है। भाई ताप बढ़ रहा है, पेड़ पौधे हैं नहीं, पेड़ पौधे वर्षा का स्रोत होते हैं, ठीक है, तो वर्षा है नहीं, तो वर्षा नहीं होने के कारण क्या होगा, दुष्प्रभाव क्या होगा कि पेयजल क्या होंगे, सूख जाएंगे। पेयजल के जो स्रोत है वो क्या होंगे, सूख जाएंगे। नदियां, झीलें, बावड़ियां, बांध, यदि बारिश नहीं आती है तो सूखे की स्थिति हो जाएगी। अब सूखा पड़ रहा है तो क्या होगा, किसान क्या अन्न उगा पाएगा, नहीं उगा पाएगा। भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा के अंदर जो जल चाहिए था वो नहीं मिलेगा। भाई भूमिगत जल का प्रयोग कब तक करेंगे, एक सीमा तक ही करेंगे, एक सीमा के बाद में हर चीज समाप्त होने लग जाएगी। सोच के देखिए कितनी भयावह स्थिति होगी कि एक स्तर के बाद हर चीज खत्म हो रही है। संसाधन है, प्राकृतिक साधन जितने भी हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे पास, सब एक लिमिटेड मात्रा में, यदि इनका दोहन करते चले गए, मान लीजिए मानवीय कार्यकलापों से इनका दोहन होता चला गया तो अल्टीमेटली क्या है, खत्म, ठीक है। अब वो खत्म होते चले जाएंगे तो क्या बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो उन पर ही पड़ेगा। खेतों के अंदर अनाज नहीं उगेगा, खेतों के अंदर अनाज नहीं उगेगा, सोच के देखिए कितने आर्थिक कारण भी होगा, खेतों में अनाज नहीं उग रहा,
तो क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो जिस चीज का उत्पादन ही नहीं हो रहा है, जिसका स्टॉक सीमित है, अब इसको देखिए अर्थव्यवस्था से देखिए, जिसका ये प्राकृतिक कारण किस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे। ठीक है, उसको उसका तो देखिए आप कि जब उत्पादन नहीं होगा तो जिस चीज का यदि उत्पादन ही नहीं हो रहा है या उत्पादन बहुत कम हो रहा है, उस चीज की कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ने के कारण क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, महंगाई क्या होगी, लगातार क्या होगी, बढ़ती चलेगी, है ना। क्या इतना पैसा लोगों के पास है? अब आप सोच के देखिए, किसान तो बेरोजगार हो गया बेचारा, क्यों, क्योंकि भूमि बंजर है, भूमि बंजर है साहब, तो किसान वैसे बेरोजगार हो गया, लगातार बीमारियां बढ़ रही है तो लोग वैसे बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार भी नहीं हुए तो उनकी कार्य क्षमता, उनकी जो गुणवत्ता है, कार्य करने की जो क्षमता है, एक तो होती है कि बहुत अच्छी हो, और एक है कि हाँ भाई कार्य हो रहा है। एक तो है कि कार्य बहुत अच्छे से संपादित हो रहा है, और एक है कि हाँ भाई काम हो रहा है। तो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। तो कार्य करने की जो उसकी गुणवत्ता है वो ही खत्म हो गई, मैन पावर खत्म हो गया। और जब मैन पावर खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि हम यदि प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं या प्रकृति का असंतुलन होता है, तो उस पे न केवल मानव के ऊपर शारीरिक व्याधियों का खतरा बढ़ जाएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाएगी, उस पे बेरोजगारी का खतरा जो है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि जो वायु प्रदूषण है उसके कारण क्या क्या हुआ। अल्टीमेटली वायु ने सबको ही प्रदूषित कर दिया, न केवल एनवायरनमेंट को, बल्कि जिसने प्रदूषण किया यानी मानवीय क्रियाकलाप, उनकी वजह से न केवल देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, बेरोजगारी का, महंगाई, सब कुछ क्या हो गया, एक तरीके से सब कुछ तहस नहस वाली स्थितियां आ गई। आप इसके अंदर अभी जो आप देख रहे हैं कि कोरोना जो वैश्विक महामारी के रूप में आई है, उसके अंदर आप देखिए कितने वृहद कारण है। यदि अपन इसके बारे में सोचें कि है ना भाई बीमारी खतरनाक है, संक्रामक है, उसके अलावा इसके दूसरे कारण सोच के देखिए कि दूसरे कितने भयावह कारण है। एक तरीके से पॉल्यूशन कोई आप क्या कारण नहीं मान सकते, आपकी जो हाइजीनिटी है उसकी समस्या के कारण ही तो बीमारी बनती, बीमारी पनप गई। और जो वायु है उसके संपर्क से तो और फैल जाएगी। तभी तो कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए। 2 गज की दूरी के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन कणों को, जो रोगाणु है उसको प्रसारित करने का माध्यम क्या है, वायु है। वायु है एक तरीके का माध्यम, वायु ही तो है। ये तो 2 गज की दूरी बनाने की क्या जरूरत, आज ही बैठ जाएगी। अब उसका भयावह रीजन तो ये हो गया कि चलो लोग बात बीमार पड़ गए, ये तो चलो शारीरिक व्याधि के रूप में हो, सामाजिक स्तर पे कितनी दूरियां हो वो देखिए, तो सामाजिक स्तर पे नुकसान नहीं हो, लोगों ने एक दूसरे से क्या हो गई, दूरियां बनाना प्रारंभ कर दी, वो नुकसान हो गया। तीसरा नुकसान क्या हो गया, लॉकडाउन लगने के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी रूप से क्या हो गई, चरमरा गई। आप पढ़ते भी होंगे और आपका बच्चों इतना स्तर हो चुका है कि किस बौद्धिक स्तर पर हम ये चर्चा कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि उस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुई, दुकानें नहीं खुलने के कारण क्या होगी, चरमरा गई। चीजें जो हैं आप देखते होंगे, घर में सुनते भी होंगे, चीजों के जो दाम हैं वो क्या है, बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा ही नहीं पैसा कमाने में। तो इन सोच के देखिए कि इस प्राकृतिक आपदाओं के कारण या वायु के प्रदूषित हो जाने के कारण, एक रीजन के कारण सामाजिक कारण भी अफेक्ट होते हैं, शारीरिक कारण भी अफेक्ट होते हैं, और जो अदर जो है फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, ठीक है, जिसे वित्तीय संकट कहते हैं, वो भी क्या होता है, पैदा हो जाता है। तो मतलब एक लिंक दूसरे लिंक से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव हमने पढ़ लिए। बीमारियां तो आप खुद जानते ही हैं, हमने 7th में भी काफी चर्चा करी है कि क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी, तो उसकी अभी मैं चर्चा करना जरूरी नहीं समझती। जो मेन थी कि प्राकृतिक असंतुलन,
वायु प्रदूषण से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे वो देखना जरूरी है। अब एक देखिए, एक रसायन आता है, हालांकि 7th में लोग की चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, और जब हम उसे लिखूंगी बोर्ड पे तो आप समझ जाएंगे। CFC बिल्कुल सही है। फ्लैशबैक के अंदर जाइए तो समझ में आ जाएगा कि CFC क्या है। CFC है क्लोरो कार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। रेफ्रिजरेटर, AC जितने भी हैं, इनसे एक विषैला घातक रसायन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैसेस। फ्रियोन कैसे याद में रखें, बड़ी क्लासों में इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी इतना सफिशिएंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। रेफ्रिजरेटरों से ज्यादा निकलता है और ये जिसे प्रभावित करता है वो हमारे वायुमंडल की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर को प्रभावित करता है, यानी कि ओजोन परत को प्रभावित करता है, ठीक है। अब हमने ये सुना है और काफी मुझे ऐसा लगा है कि ओजोन परत के अंदर क्या हो गया? छेद हो गया। ओजोन परत के अंदर छेद हो गया। अब सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई ये ओजोन परत में छेद होने से अपन को क्या नुकसान है? हो गया तो हो गया, भाई पता होना चाहिए ना कि भाई नुकसान क्या है। हमने ये चीज तो देख ली कि ओजोन परत में छेद हो गया, हम ये चीज भी तो देखें कि ओजोन परत में छेद क्यों हो गया और उससे हमको क्या घाटा हो गया, भाई वो चीज समझने की कोशिश करें। तो देखिए, हमारे वायुमंडल की तीसरी परत है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ओजोन का जो सूत्र है पता होना चाहिए, O3। ओजोन, ठीक है, O3। O2 किसका है? करेक्ट, O2 इज O3, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब ओजोन मंडल जो है उसका काम बेटा क्या होता है? जो सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकने का काम कौन करता है? ओजोन मंडल। तो ये रफ नोटबुक में ध्यान लगा लो। अभी तक आपने जितना भी ये लेक्चर हमने दिया है उसमें जो आपको लिखना है वो रफ के अंदर ही लिखना है, फेयर के अंदर मत लिखिएगा। पहले मैं चेक करूंगी उसके बाद में आप लिखिएगा। ओजोन मंडल क्या नाम है इसका? सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से घातक पराबैंगनी किरणों से यानी कि यूवी रेज पृथ्वी की रक्षा करनी है। रक्षा करने का दायित्व
सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी यूवी रेज से पृथ्वी की रक्षा करने का दायित्व किसका है साहब? वो है ओजोन मंडल का, यानी कि ओजोन परत का। ओजोन मंडल को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। ओजोन की जो परत है उसका काम क्या होता है कि सूर्य से जो घातक पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उनसे क्या करेगा? पृथ्वी की रक्षा करेगा। पृथ्वी की रक्षा का मतलब क्या है? उसमें जगत भी आ गया और जो वनस्पति जगत है हमारा वो भी आ गया। वनस्पति जगत में आएंगे अपने पेड़ पौधे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उनकी भी रक्षा करना, क्योंकि जो यूवी किरणें होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये जितने मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, जितने जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है, उतनी ही पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इनसे रक्षा करने का जो दायित्व है वो ओजोन परत का। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है साहब, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि इस परत का क्या करता है? क्षरण करता है। क्षरण मतलब इसको नष्ट करने का कार्य करता है। अब सोच के देखिए कि यदि ये परत नष्ट हो गई तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं क्या होता है। अंडरस्टूड है? यदि इस परत का नष्ट या क्षरण होता रहता है तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली जो घातक अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आएंगी। सीधी सी बात है, जब वो बीच की लेयर रही नहीं क्या होगा? पृथ्वी तक आएंगी, और पृथ्वी तक आने के कारण क्या होगा? पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर उसका क्या होगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, ये बीमारी सुनते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कारण ये होता है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे भी त्वचा का कैंसर हो जाता है। आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों को और उस ताप के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उससे भी ताप के अंदर क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है, उसके चकत्ते से होने लग जाते हैं, लाल लाल दाने होने लग जाते हैं, आँखों में भयंकर जलन होने लग जाती है, जिससे आँखों का जो कॉर्निया है, ठीक है, या फिर लेंस है वो अफेक्ट हो सकता है, उसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो झड़ने लग जाएंगी, पीली पड़ने लग जाएंगी, सूख जाएंगे, डंठल टाइप हो जाएंगे, जो प्लांट्स हैं डंठल हो जाएंगे। तो इसका जो अत्यंत घातक प्रभाव है वो क्या है? ओजोन मंडल या ओजोन परत यदि क्षय होती रहती है, उसमें छेद होता रहता है या वो छेद बड़ा हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो क्या है? पराबैंगनी किरणें क्या है? सीधी जो हमारी पृथ्वी है और उसके जो जीव जंतु हैं उसको क्या है? अफेक्ट करती है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। ये चीज समझ में आ गई? ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का यदि कार्य किया तो किसने किया? रेफ्रिजरेटर तथा एसी से निकलने वाले अत्यंत घातक रसायन जिसका नाम क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसने। अब ये चीज देखो अपन को पता होनी चाहिए कि ओजोन परत का काम क्या है, उसमें छेद कैसे हुआ और किस कारण से हुआ। कारण क्या है? CFC। कार्य क्या था? ये। और यदि उस परत में छेद होता रहा दुष्प्रभाव क्या होगा? दुष्प्रभाव ये होगा कि जो पृथ्वी है उसके जो जीव जंतु हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आ जाएंगे और उनमें अत्यंत घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो कैंसर की बीमारी मैंने आपको बताई थी कि त्वचा कैंसर की बीमारी हो सकती है, अन्य विषैली जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती है। ये आपने समझा और ये आपने पढ़ लिया। अब बात आती है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ओजोन परत के क्षय होने के कारण बताइए। लिख देती हूँ, रफ में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन जैसे कि ओजोन
परत के क्षय या नष्ट होने के कारण लिखिए। क्या कारण है, कॉज क्या है, ठीक है, कारण लिखिए। दूसरा, ओजोन परत की क्या विशेषता है। तीसरा, ओजोन अपघटन से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्या हो गया कि ओजोन अपघटन से आप क्या समझते हैं। अपने नोट डाउन करें। देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, ओजोन परत के क्षय, क्षय का मतलब नष्ट होना, छेद हो जाना, एक ही बात है, क्षय या नष्ट होने के कारण लिखिए। अब इसमें कारण आ जाएगा CFC रसायन, क्लोरो, क्लोरो पूरा नाम लिखिएगा, CFC क्लोरो, ठीक है, कहाँ से निकला वो बताइएगा कि है ना, ये AC मशीन्स और रेफ्रिजरेटर के अंदर जनरली पाया ही जाता है। और दूसरा है ओजोन परत की विशेषता क्या है। ओजोन परत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना या उससे पृथ्वी की रक्षा करना। तीसरा है ओजोन अपघटन से आप क्या समझते हैं। अपघटन ही नया वर्ड आ गया, वही है कि ओजोन परत का नष्ट होना। अपघटन का मतलब डीके, नष्ट होना, कि ओजोन की परत नष्ट हो रही है, उसको आपको समझाना है। अब इसमें तीनों आ जाएंगे चैप्टर्स कि क्यों नष्ट हो रही है, और इसके अंदर अब आपको क्या लिखना है, उसके दुष्प्रभाव भी लिखने हैं कि नष्ट हो जाएगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा। तो प्रश्न जो है वो तीन तरीके से आ सकता है, आपसे उसकी विशेषता भी पूछ सकता है, अपघटन क्या है वो भी पूछ सकता है कि ओजोन की परत, ओजोन अपघटन से आप क्या समझते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है, या ओजोन परत के क्षय होने का क्या कारण है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि CFC का पूरा नाम बताइए। CFC का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरो फ्लोरो ऑर्गेनिल्स का पूरा नाम है, तो आप ये भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आ रही है कि जितना भी वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव हमने पढ़े, इन दुष्प्रभावों से बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, जो कारण थे यदि हम उनका प्रयोग घटा दें, एक संतुलित मात्रा में ही हम यदि उसका प्रयोग करें, ठीक है, जिनसे वायु प्रदूषण हो रहा था, उन कारणों का यदि उन्हें कम कर दिया जाए, उनका प्रयोग सीमित मात्रा में कर दिया जाए, या कुछ ऐसे कारक हैं जिनका हम प्रयोग
बिल्कुल बंद ही कर दें तो उसके कुछ नुकसान नहीं होगा। तो यदि ये सब कार्य हम कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि काफी हद तक हम वायु प्रदूषण से बच जाएंगे। और जब हम वायु प्रदूषण से बच जाएंगे तो एक बार मान के चलिए कि हमारी पृथ्वी भी बचेगी, हमारा नेचर बचेगा, हमारा नेचर बचेगा तो हम भी बचेंगे, और हम बचेंगे पेड़ पौधे भी बचेंगे। तो एक तरीके का एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट जो होता है, प्राकृतिक संतुलन। ध्यान दीजिए, हम प्रकृति के ही अंग हैं, खुद से अलग नहीं हैं। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट में बैलेंस की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, वो क्या होगी, बनी रहेगी। और यदि वो स्थितियाँ यदि हम उस पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वो स्थितियाँ बदतर से और बदतर होती जाएंगी। और एक समय हो सकता है कि ऐसा आए कि ये जो पृथ्वी है लोगों के रहने के लिए बचेगी ना, बहुत बुरी स्थिति हो जाए। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो वायु प्रदूषण कंप्लीट हुआ। दूसरा अपने आता है जल प्रदूषण। तो थोड़ा बहुत जल प्रदूषण के बारे में हम देखेंगे, और वायु प्रदूषण का जो है वो आपको जितना मैंने पढ़ाया है, क्या कारण है, दुष्प्रभाव क्या है, बचा कैसे जा सकता है, वैश्विक उष्णता क्या है, उसका रफ में आपको लिखना है और वो मुझे सेंड करना है। थोड़ा तो जल प्रदूषण देख लेते हैं कि जो जल प्रदूषण है वो क्या, मेरे साथ में नोट कर लिया होगा, उसका थोड़ा सा ही आज देखेंगे। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जल प्रदूषण का मतलब क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन। जो जल प्रदूषण होता है, जैसे वायु में यदि अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, अवांछित पदार्थ जो योग्य नहीं थे, वो पदार्थ मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि यदि जल में अवांछित पदार्थ मिल जाएंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। जैसे घरेलू कचरा अपशिष्ट जल के अंदर मिल गया तो क्या हो गया, जल प्रदूषित हो गया। मवेशियों को यदि नहलाया जा रहा है, ठीक है, जल के अंदर पीने योग्य जो नदियां हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, यदि मान लीजिए ग्रामीण परिवेश के लोग अपने मवेशियों को उसमें नहलाते हैं, क्या है, जल प्रदूषित हो गया। नदियों के अंदर सार्वजनिक स्नान करने से भी नदियों का जल क्या होता है, पॉल्यूटेड हो ही जाता है। या फिर जो कुंड वगैरह होते हैं उसके कारण भी जल क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। यदि आप ये मान के चलिए कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो यदि मिल जाता है जल के अंदर तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। आपने सुना होगा कि जो गंगा रिवर है, गंगा नदी है, और यमुना है, वो विश्व की बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स के अंदर शामिल है, शुमार, जिसके अंदर गंगा रिवर आती है और यमुना रिवर आती है। क्यों, क्योंकि जितना भी चाहे आप दिल्ली, यूपी, इन सब एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनसे निकलने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सब किसमें मिल जाते हैं, यमुना। ठीक है, तो यमुना के अंदर मिल जाते हैं। और ये जितनी भी नदियां हैं, चाहे यमुना रिवर हो, चाहे गंगा रिवर हो, ये क्या है, आपस के अंदर मिलती है बाद में। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, इन रिवर्स का, इन नदियों का जो जल है वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। गंगा रिवर का जो जल है वो तो अस्थि विसर्जन के कारण भी क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन देखिए उस नदी की विशेषता ये है कि उसके अंदर सल्फर का जो जल है उसमें सल्फर की बहुत मात्रा पाई जाती है। तो जिस स्तर का मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो उसका जल प्रदूषित किया जा रहा है, बहुत सारे रीजन मिला,
कि उसके कारण, जिसकी उन रीजन्स के कारण गंगा बेहद प्रदूषित हो चुकी है और जिसके लिए कई आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। तो वो रिवर जो है उसके अंदर एक गंधक, सल्फर यानी कि गंधक रसायन पाया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसका जो प्रभाव है, प्रदूषित होने का जो प्रभाव है वो क्या है, कम हो जाता है। लेकिन प्रदूषण तो प्रदूषण ही है। लगातार मानवीय क्रियाकलापों के कारण गंगा हो या यमुना हो, इन नदियों का जल जो है वो प्रदूषित होता चला जा रहा है। तो कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण क्या है और किस तरीके से मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, चाहे गंगा हो, काफ़ी होली रिवर है यानी कि बहुत पवित्र नदी है और बहुत ज़्यादा प्रभाव भी है इसका, यमुना वो भी होली रिवर है, तो इनका जल स्तर किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है और इनके जल के प्रदूषित होने का किस तरीके से दुष्प्रभाव उन पर हो रहा है, तो कल के लेक्चर के अंदर हम वो देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना।